Hello, good morning students. So, I hope you all are healthy at home and please stay safe. Fine. So, in the last chapter, we discussed about the business services. Last chapter title was business services, and there we talk about the lots of services which is provided by the business. So, now our next chapter is our emerging modes of business. एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस मीन्स बिजनेस में अभी अलग अलग तरीके के जो है नए नए वो आ गए हैं, मतलब ट्रेंड्स आ गए हैं मार्केट में. जैसे अभी मैं रिसेंटली ट्रेंड्स की बात करूँ तो अभी सारी चीज़ें जो हो गई हैं आपकी इंटरनेट के बेसिस पे चल रही हैं. यानी कि हमें कोई भी सामान अगर अभी परचेज़ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बटन क्लिक करते हैं फ़ोन में और हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाता है और उसके बाद हमारे घर पर आ जाता है. हमें उसके लिए शॉप जा कर के अपना घंटों टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. हम किसी भी वक्त चाहें तो अपने फ़ोन का यूज़ करके जो है या इंटरनेट लैपटॉप किसी भी तरीके से यूज़ करके जो है कोई भी सामान अपने घर पर मंगा सकते हैं. ठीक है. सो एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस मतलब कि अभी रिसेंट जो हमारा बिजनेस है वो किस में एमर्ज हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस तरफ ज़्यादा रुझान कर रहा है, मतलब और उसके मोड्स क्या क्या है, मतलब किस तरीके से. तो हमारा अभी रिसेंट मोड्स क्या है, हमारा ई बिज़नेस, ई कॉमर्स. ई बिज़नेस और ई कॉमर्स ऐसी चीज़ें हैं जो अभी रिसेंटली लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. अभी रिसेंटली जस्ट अभी हमने दिवाली वैकेशन कंप्लीट किया है और दिवाली वैकेशन के बाद क्या है कि दिवाली वैकेशन कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन दिवाली में अभी भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी शॉपिंग की है जो कम्प्लीटली आपकी ऑनलाइन है. क्योंकि हमारा अभी क्या है, कोरोना का सिचुएशंस चल रहे थे, हम सभी को पता और चल भी रहे हैं. सो इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादातर शॉप में जाने से बेटर, मार्केट में जाकर भीड़ में बैठ जाने से बेटर हम लोगों ने क्या प्रायोरिटी चूज़ करी कि हम लोग जो है ज़्यादातर जो है ऑनलाइन ही सामान मंगवाते हैं और घर पे डिलीवरी भी हो जाती है. ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पे ही जाकर सारी चीज़ें कर सकते हो. अभी तो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों को अपन कॉल करके भी नॉर्मल जो हमारे लोकल मार्केट्स है वहाँ से भी हम चीज़ों को घर पे मंगा सकते हैं. लेकिन बेसिकली जो हम इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है उसमें हम लोग ई कॉमर्स, ई बिज़नेस, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. हमारा सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की. ई बिज़नेस रिफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट. ई बिज़नेस क्या होता है आपका, हम जो बिज़नेस एक्टिविटी कर रहे हैं वो किसके थ्रू होगी, आपकी इंटरनेट के थ्रू. ओवरऑल हमें किसी भी चीज़ का ई बिज़नेस करने के लिए, ई कॉमर्स करने के लिए किसकी ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है. यानी हर काम आज के डेट में किसके थ्रू हो रहा है, आपका इंटरनेट के थ्रू है. सभी चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट आपको अगर अभी पढ़ाई भी करनी है, इवन इफ़ यू आर लुकिंग एट द वीडियो राइट नाउ, सो जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है तभी आप यूट्यूब खोल करके इस वीडियो को देख पा रहे हैं. ठीक है. तो उसी प्रकार से बिजनेस भी जो हो गया है सभी तरीके का उसी में रुख ले लिया है. चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, स्टडीज़ में भी क्या हो रहा है, बहुत सारे हमारे बायजूस ऐप आ गए हैं, हमारे वेदांतूज हैं, अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, लर्निंग प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को. लेकिन उस बीच में भी देखना आपको क्या होते हैं, बहुत सारे एड्स आते हैं. जब अपन वीडियोस देखना चालू करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप की हमें क्या होती है, वीडियोस आ जाती है. कभी अमेज़न के आ जाते हैं, कभी किसी दूसरी कंपनी की आ जाती है. बीच में हमारे जोमेटोज़ के बहुत ज़्यादा आने लग गए थे, फिर क्या बोलते स्विगी की आने लग गई थी. फिर इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग टाइप के वैरायटीज़ ऑफ वीडियोज़ जो है हमें देखने लग जाते हैं एज अ प्रमोशन. वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करते हैं. एडवर्टाइजमेंट में जो कंपनी है लगभग 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख आज के डेट में जो है खर्चा करती है सिर्फ एडवर्टीज़मेंट के ऊपर, जिसका उनको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है. क्योंकि हमें जिन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता है, हम उन एड्स के ज़रिए हम भी उसको जानते हैं. जब हमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है तो हम लोग उसको सर्फिंग करना चालू कर देते हैं उसके बारे में. और जैसे ही हम लोग सर्फिंग करते हैं उसके बाद फिर हमें लगता है कि नहीं ये अच्छा है या हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग भी ट्राई करते ही हैं. सो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है, आपकी इंटरनेट के थ्रू होती है. यानी हमारा बिजनेस आज की डेट में किस में कन्वर्ट हो गया है, ई बिज़नेस में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है.
नेक्स्ट अब बात करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस की। तो स्कोप ऑफ बिजनेस में यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द बिजनेस इंक्लूड्स कैरिंग ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट। आज के डेट में सारी चीज़ें, चाहे हम वो प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजिंग करें, डिरेक्टिंग करें, कंट्रोलिंग करें, जो भी चीज़ें हमें करनी है सारी चीज़ों को हम किसके थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ही करते हैं। कि हमें किस तरीके से प्लान करना है, हमें सबसे पहले किस तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किस तरीके से हमें उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाना है, किस तरीके से हमें एडवर्टीजमेंट करना है, एवरीथिंग वॉट एवर वी आर डूइंग जस्ट थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट। So that is, this is a scope. Now let's talk about the various scopes of the business कि किस तरीके से वो एक वेब जो है हमारे मार्केट में पूरा अलग अलग रूप में बिजनेस का फैला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन B2B कॉमर्स की। तो B2B कॉमर्स क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स आर नोन एज B2B ट्रांजैक्शंस। B मीन्स बिजनेस, टू मीन्स TO2 वाला टू, तो उसको टू लिखा जा रहा है। ठीक है, एंड दैट इज अगेन बी इज फॉर द अगेन फॉर द बिजनेस, यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है। सो व्हाट इज बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसमें क्या होता है ना, जब दो बिजनेस यूनिट्स एक दूसरे के बीच में सेलिंग का काम करते हैं ना, वो आपका बिजनेस यूनिट्स कहलाता है। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल्स अपन फ्लिपकार्ट, अमेजन्स, है ना, इन सब चीज़ों की बात करें, स्नैपडील्स, मंत्रास, तो ये लोग क्या करते हैं, उनकी खुद की पर्टिकुलर घर पे कोई दुकान नहीं होती कि वो घर पे किसी ने ये पर्टिकुलर चीज़ दिखाया, उन्होंने बनाया और लोगों को सेंड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जो अमेज़न होता है वो भी किसी और पर्सन, यानी कि कोई और जो बिज़नेस वाले होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं। सपोज़ मुझे कि सपोज़ मैं कोई बहुत अच्छे दियाज़ बनाती हूँ, ठीक है, मैं कलरफुल दियाज़ को बनाती हूँ, तो मैंने अमेज़न से कांटेक्ट किया, ठीक है, कि मेरा पर्टिकुलर ये दियाज़ है, मुझे इसको सेल करना है। फिर अमेज़न ने मेरे साथ भी कांटेक्ट किया, मेरे साथ डील की, और अब क्या होगा कि जब उसका बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे अमेज़न्स पे, स्नैपडील्स पे आपके, है ना, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रास पे, अलग अलग टाइप की जो शॉपिंग उसमें है, उसमें सपोज़ दिखा रहा है वो, ठीक है, तो दिखाने लगा तो सपोज़ मुझे किसी और को पसंद आ रहा है, ठीक है, पसंद आया तो अमेज़न मुझे क्या बोलेगा, इस पर्टिकुलर पर्सन को आपका ये सामान चाहिए, आपको इस एड्रेस पे उसको सेंड करना है। तो अमेज़न क्या करता है, हमसे सामान खरीदता है, हमसे लेता है, और उसके बाद उसको पर्सन को, सामने वाले पर्सन को सेल कर देता है। ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि मान लो हम ऐसा भी करते हैं ना कि प्रोडक्ट अगर ख़राब आता है तो आप रिटर्न भी कर सकते हो, इसकी भी ऑप्शंस रहती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे सपोज़ मैंने 5 बुक सेल करी, ठीक है, 5 बुक्स में तो 2 बुक्स ऐसे थे जिसके मैक्सिमम पेजेस फटे हुए थे, तो कस्टमर ने क्या किया, 5 में से 3 बुक्स रखी, 2 बुक को रिटर्न कर दिया। तो अमेज़न वापस क्या करता है, वो बुक्स मुझे वापस सेंड कर देगा कि ये आपकी जो 2 बुक्स थी वो फटी हुई निकली है, प्लीज़ इसको आप चेंज करके दूसरा दीजिए, या जो भी उनके बीच में डीलिंग्स रहती है वैसी हो जाती है। सो मतलब इसमें ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब मैं भी एक बिजनेस कर रही हूँ और सामने वाला भी बिजनेस कर रहा है, और हम लोग मिलकर के क्या थर्ड पार्टी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी बिजनेस डीलिंग्स जो बिजनेस पर्सन दूसरे बिजनेस पर्सन से करता है, वो चीज़ आपकी B2B कॉमर्स हो जाती है। अब जैसे कि अगर मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूँ तो जैसे कि चीज़ है, ठीक है, पिज़्ज़ा, वी ऑल नोज अबाउट द पिज़्ज़ा, चीज़ एंड ऑल समथिंग, ठीक है, तो क्या होता है ना कि जैसे मैकडॉनल्ड्स है, पिज़्ज़ा हट है, और उसके बाद आपका डोमिनोज़ है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, एक पर्टिकुलर जगह से अपना चीज़ लेते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो कंपनी है, उनसे चीज़ लेते हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ वालों के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है कि वो उनको बना के इन लोगों को सेल करेगा, और ये लोग जो हैं फिर उसको अपने प्रोडक्ट्स में उसका यूज़ करते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, थर्ड पार्टी को वहाँ पर नहीं दिया, बिजनेस टू बिजनेस का काम किया कि उन लोगों ने इन लोगों से डीलिंग कर ली, इन लोगों को देता है, और वो उसके बाद नया प्रोडक्ट बना करके कहीं और सेल कर रहा है। या फिर मान लो मैं रॉ मटेरियल्स बनाती हूँ, ठीक है, मेरे शर्ट्स के बिज़नेस है, ठीक, शर्ट्स के बिज़नेस में जो मटेरियल होता है, जो फैब्रिक होती है, यानी कि फाइबर हो गया, फाइबर वगैरह हो गई, नायलॉन, रेयॉन, ये सब चीज़ें हो गई, तो मैं इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करती हूँ, ये सब मटेरियल प्रोड्यूस करती हूँ। जो कपड़ा बनाने वाले हैं वो लोगों को ये चीज़ तो डायरेक्ट नहीं चाहिए होगी, ये सब चीज़ें तो मतलब मार्केट में अपन जाकर कपड़े, वो नायलॉन, रेयॉन के जो फैब्रिक है खरीद के ला करके तो घर में अपन शर्ट्स नहीं बनाएंगे ना, वो तो कंपनी वाले ही बनाते हैं। तो उन लोगों ने, कंपनी वालों ने उस पर्टिकुलर जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे जाके परचेज करेंगे, उसके बाद शर्ट्स वगैरह जो भी ड्रेसेस से बनाएंगे, उसके बाद मार्केट में जा कर के वो सेल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ आ जाती है, B2B कॉमर्स में आ जाती है।
ठीक है, आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टैंड. इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन टेक्स्ट मी, कॉल मी और कमेंट इन द लिंक. ठीक है, नेक्स्ट है आपका B2C कॉमर्स. B2C इट मीन्स B फॉर द बिजनेस, C फॉर द कॉमर्स. ठीक है, कस्टमर्स. सो B2C कॉमर्स इट मीन्स बिजनेस टू कस्टमर. मतलब हम यहाँ पर बिजनेस किसके बीच में कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड कस्टमर आर नोन एज द B2C. एग्जाम्पल, कस्टमर टू सेलर. जब अपन को कस्टमर जो रहता है, हम शॉप में गए, शॉप में जाके हमने सामान खरीदा, सो वो हमारे लिए B2C बिज़नेस हो जाता है, B2C ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं कि मुझे सामान चाहिए थे, मुझे दिवाली में कपड़े खरीदने थे, मैं दुकान में गई, मैंने कपड़े खरीदे, तो वो लोगों ने क्या किया, कस्टमर को, मैं कस्टमर थी और वो लोग बिजनेसमैन थे, मेरे साथ उन्होंने डायरेक्ट डीलिंग की. सो दैट इज़ अवर बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिखा है कस्टमर टू सेलर, यानी जो कस्टमर मैं हूँ, सेलर सामने बेचने वाला, हम दोनों की ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट है हमारा C2C कॉमर्स. C2C कॉमर्स इज़ योर कस्टमर टू कस्टमर. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपना सामान को सेल कर रहा है. अब एक कस्टमर दूसरे का सामान को कैसे सेल कर रहा है, तो आई होप कुछ लोगों के माइंड में तो चीज़ें आ भी गई होंगी. सबसे कॉमन एग्जांपल इसका OLX ले लेते हैं. OLX में क्या होता है, एक पर्सन, एक सेलर जिसको अपना सामान बेचना है और एक दूसरा वाला पर्सन जिसको अपना सामान खरीदना है. मतलब दोनों के सामान फर्स्ट हैंड नहीं है, दोनों का मतलब जो बेचने वाला है उसका सामान भी सेकंड हैंड है, कोई फर्स्ट हैंड नहीं होता. मुझे सपोज़ ये डस्टर है, ये डस्टर मुझे नहीं चाहिए, मुझे यूज़ नहीं करना है, कुछ खास यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ इसका यूज़ हो सकता है, हम इससे चीज़ों को रब कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने OLX में इसको डाला कि ये पर्टिकुलर डस्टर है, इतने ईयर्स का, ये है, मुझे इसको सेल करना है करके. ठीक है, और दूसरा पार्टी जिसको डस्टर खरीदना है, जो नया नहीं अफोर्ड कर सकता है, उसे पुराना डस्टर ही काम चलाऊ के लिए चाहिए, तो उसने देखा कि अरे ये सेल कर रहा है, मैं इसे परचेज कर लेता, और दूसरे पर्सन ने क्या किया, उससे सेल कर लिया. तो मतलब यहाँ पर जो पर्सन बेच रहा था वो भी एक प्रकार का कस्टमर ही था. ठीक है, जो खरीद रहा था वो भी एक प्रकार से कस्टमर ही था. तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो कस्टमर टू कस्टमर के बीच में होते हैं वो आपके C2C कॉमर्स में आ जाते हैं, जिसका कॉमन एग्जांपल मैंने आपको OLX कहा. और अभी के टाइम पे तो ऐसी बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हो गई हैं, जैसे सेकेंड हैंड कार्स भी अवेलेबल है. अभी तो क्या कार्स वाले भी ऐप्स आ गए हैं जिसमें आप कुछ लोग अपने कार्स को उस पर्टिकुलर पे बेचते हैं, वो लोग पूरा रिपेयर करते हैं और थर्ड पार्टी जो होता है उसको जा कर के परचेज़ कर लेता है. ठीक है, तो इस तरीके से उन लोगों के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. ठीक है, सो क्या हो रहा है, कस्टमर टू कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है. ये वाले ट्रांजैक्शन में बहुत सारी जगह पर फ्रॉड भी होती है. मतलब हाँ ये चल तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, ट्रेंडिंग है क्योंकि ई-बिज़नेस है. और ऐसा है कि 2025 तक हमारा बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा फैल जाएगा. इसका सबसे बड़ा अगर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस का देखना है तो हमें इस लॉकडाउन में ही देखने को मिला है कि सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा था आपका इलेक्ट्रॉनिकली, कॉमर्स वाले जो ट्रेडिंग वाले जो थे उन्हीं का ही काम हो रहा था. मतलब IT सेक्टर जो थी वही सबसे ज़्यादा चली है क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे. ठीक है, वर्क फ्रॉम होम में मैक्सिमम चीज़ें आपकी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन वाली जितने भी काम हैं वो सारी थी. जो भी ऑफलाइन मोड वाली काम थी वो काम तो नहीं हुई बिकॉज ऑल आर एट द होम. बट जो लोग ऑनलाइन काम कर सकते थे, इंटरनेट से काम कर सकते थे, मैक्सिमम लोगों ने इंटरनेट से वर्क फ्रॉम होम वाला काम चालू किया. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है आपका. ठीक, सो आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टैंड द C2C कॉमर्स. समझ में आ गया होगा. ठीक है, मैंने इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, सॉरी इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं. ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर्स एंड कस्टमर्स आर नोन एज C2C. इन दिस सेलर एंड बायर बोथ आर कस्टमर. सेलर और बायर दोनों यहाँ पर कस्टमर होते हैं. एंड इट प्रोवाइड सेकेंड मार्केट सिस्टम फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये लोग सेकेंड मार्केट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्ट जब मैंने खरीदी थी, जब मैं खरीदी उस समय वो मेरे लिए फर्स्ट हैंड हो जाती, लेकिन उसको जैसे ही मैं यूज़ कर लेती हूँ 2 दिन उसके बाद वो मेरा ऑटोमेटिकली वो सामान मेरा क्या हो जाता है, सेकेंड हैंड हो जाता है. अब मैं ये डस्टर मेरी थी, इसको मैं बेचने चाहूँगी तो क्या ये मेरे लिए फर्स्ट हैंड हो जाएगा क्या? नहीं, ये सामने वाला तो सेकेंड हैंड ही कंसिडर करेगा ना, क्योंकि वो खरीदेगा तब उसके लिए फर्स्ट हैंड रहा होगा, लेकिन जब वो बेचने जाता है तो सामने वाले के लिए तो वो आपका सेकेंड हैंड ही हो जाता है. सो इसलिए उसको सेकेंड मार्केट ही कहा जाता है. ठीक, नेक्स्ट है आपका इंट्रा बी कॉमर्स. इंट्रा बी कॉमर्स क्या है? इट रिफर्स टू द ट्रांजेक्शन्स बिटवीन पार्टीज और पर्सन हु आर पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली. इस ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है ना कि
इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मतलब अंदर ही, ठीक है। तो विद इन बिजनेस कॉमर्स है ना, तो विद इन बिजनेस क्या होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपना सामान जो है ना अदर डिपार्टमेंट में मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो सेलिंग डिपार्टमेंट को अपना प्रोडक्ट को दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही कंपनी के अंदर, जैसे कि मान लेते हैं क्या बोलते हैं सैमसंग, ठीक है। सैमसंग ने क्या किया, अपने फ्रिज बना रहा है, फ्रिज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो उसने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी, उसको बनाएगी, प्रोडक्शन करेगी, उस चीज़ का प्रोडक्शन करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, उस सामान को सेलिंग डिपार्टमेंट को देंगे, ठीक है। सेलिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको जा करके मार्केट में सेल करने का काम करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ही अपना जो सामान देता है वो आपका इंट्रा बी कॉमर्स हो जाता है। एग्जाम्पल, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और ये ट्रांजेक्शन आपका विद इन द फॉर्म होता है, एक ही फॉर्म के अंदर ही की जाती है, इसीलिए इसको इंट्रा बी कॉमर्स भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, please note down the following points. I hope you all get understand. If you are having any doubt, any issues, then please contact me. Please message me, text me, call me. I will clear your doubts. Please note it down. Then we will continue to the next one. So students, now next is अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस। सो अपॉर्चुनिटी यानी कि क्या है कि बिज़नेस में आपको बहुत सारे टाइप्स की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है थ्रू ई बिज़नेस। यानी कि आप ऐसा अब सोच ही नहीं सकते आज की डेट में कि मेरा ये सामान है तो मैं इसे सेल करूँ, वो सामान है तो मेरा कैसे सेल करूँ। इवन आपको एक सुई जो होती है, नीडल, आपकी जो नीडल भी होती है छोटी सी, वो नीडल भी आपको जो होती है ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाती है। वो सामान आपका चाहे 20 रुपीज़ का हो, चाहे वो सामान आपका 2000 रुपीज़ का हो या 20,000 का हो या 2 रुपीज़ का हो, सारा सामान आपको जो है ऑनलाइन ही प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इस जगह पे जाना है और काम करना है, पूरे टाइम लेकर के फ़ोन बैठना है, या 9 से 10 तुमको जैसे दुकान में जाकर इंसान सुबह 10 से रात को 10 बजे तक बैठ रहा है वैसा जाकर बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन क्रिएट योर ओन, है ना, आप अपना खुद का क्रिएट कर लो, बिजनेस कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। जैसा कि जो भी कॉमर्स यूनिट्स जो है हमने जैसे इससे पहले डिस्कस किया वो एक डिसाइड कर लो। डिसाइड करने के बाद में फिर आप आराम से घर में बैठ करके टीवी देखिए, अपना काम कीजिए, दूसरा काम कीजिए, पर्टिकुलर कोई दूसरी बिजनेस चलानी है वो चलाइए, वो काम आपका चलता रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इतने से इतने समय तक बैठना है, आपका जो ऑनलाइन काम होता है वो 24/7 चलता रहता है, और बस आपको देखना है कि अच्छा आज मेरी इतनी सेलिंग हुई, ओके फाइन, ठीक है, अच्छी बात है, आपने अपना चेक कर लिया, बात खत्म। आपकी पेमेंट्स भी आपको जो है आसानी से आपको घर बैठे रिसीव हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ आगरा में हैं तो सिर्फ आगरा में ही भेज सकते हो, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पर भी जाकर अपने सामान को सेल कर सकते हैं। जाने की भी ज़रूरत नहीं, घर में बैठ करके उस ऐप के थ्रू, उस बिज़नेस मेथड के थ्रू, उस मोड्स के थ्रू जो है आप आसानी से सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट्स कि हमको ई बिज़नेस से, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है और क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। तो ई बिज़नेस मेक इट पॉसिबल टू वर्क राउंड द क्लॉक एज देयर इज़ नो जोग्राफिकल लिमिट फॉर मार्केट। राउंड द क्लॉक यानी कि 24/7 जो है आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलती है। इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है सोचने की कि मैं इतने बजे बैठूँ, उतने बजे बैठूँ, एनी टाइम 24/7, ठीक है। और कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं होती, यानी कोई एरिया की बाउंडेशन नहीं होती कि हम भिलाई में तो हम सिर्फ भिलाई में सेंड कर सकते हैं, दूसरी जगह पे हैं तो दूसरी जगह पे कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है कि बेनिफिट्स क्या क्या मिलती हैं इसमें। तो इजी टू फॉर्म, लोअर इन्वेस्टमेंट, मतलब आसानी से आप बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, इंटरनेट का ही तो यूज़ करना है। इंटरनेट कितनी आती है आज के डेट में, तो इंटरनेट इतनी सस्ती हो गई है, आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस होता है। कन्वीनियंस क्यों, अब आप दुकान में जाओगे, खरीदोगे, तो अपनी दुकान लगाओगे, ऐसा करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप आसानी से एक क्लिक करेंगे आपका सारा काम हो जाता है। स्पीड है,
स्पीड होती है भाई, हम सबको पता है कि बहुत फटाफट काम होता है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल रीच ऑल ओवर द ग्लोब में कहीं पर भी रीच कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग, पैसे बचते हैं। मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, यानी कि इसमें पेपर वर्क का काम जो होता है आपका बचता है, क्योंकि आप इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप, एनीथिंग जिसकी भी मदद से आप जो है सब काम कर रहे हैं, तो उसमें पेपर का तो कोई काम आ ही नहीं रहा है। सो ये आपकी मूवमेंट टुवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जैसे कि हम बार बार बात करें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, आपकी शॉपिंग थ्रू इंटरनेट। हम इंटरनेट के थ्रू जो अपनी शॉपिंग करते हैं वो हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कहलाती है। ऑनलाइन ओपन अप द होल वर्ल्ड एज वन शॉप। ऑनलाइन मार्केट कैसा खुला हुआ कि पूरा होल वर्ल्ड आपके लिए एक दुकान है, खुशियों का दुकान, खुशियों की चाबी, अपना घर, अमेज़न अपनी दुकान, इस तरीके से सभी के टैग लाइन्स है। तो इसी तरीके से कहता है ना कि आपकी दुकान है, पूरा वर्ल्ड आपकी एक दुकान है। आपको जहाँ से जो चाहिए जैसे मंगाना है, आपको अमेरिका की लैपटॉप्स मंगानी, वहाँ के ब्रांड का लैपटॉप मंगानी है, वहाँ का कोई और प्रोडक्ट्स बनाना है, एनीथिंग। अलीबाबा एक्सप्रेस करके भी ऐप आती है जो आपकी चाइना की ऐप थी, ठीक है। सो उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें मंगा सकते हो, ऐसा रहता है। तो अलग अलग साइट्स में अलग अलग चीज़ें हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी चूज़ कर रहे हो और कहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। सिर्फ माउस के 1 क्लिक पर वर्ल्ड में कहीं पर भी आप किसी भी कमोडिटी का ऑर्डर कर सकते हैं, एंड मेक फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑर्डर एनी कमोडिटी, ठीक है। इसमें आपको स्टेप्स क्या फॉलो होते हैं आपके, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। मुझे अगर कोई सामान मान लो फ्लिपकार्ट में परचेज़ करनी है, व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ रजिस्ट्रेशन। मैं अपनी नेम वगैरह डालूंगी, वहाँ पर नंबर डालूंगी, मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। ऑर्डर प्लेस करूँगी, पेमेंट हो जाती है। ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑफलाइन पेमेंट करना है, इसके भी वो लोग ऑप्शन देते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सभी चीज़ों के आपके पास ऑप्शन है कि आपको किस तरीके से पेमेंट करनी है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करो, ऑर्डर प्लेस करने के बाद में फिर क्या होता है, आपका पेमेंट हो जाता है। और सामने वाला जो बेचने वाला बंदा है वो भी क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम मात्र 10-20 रुपये इसको खर्चे करने हैं, इंटरनेट यूज़ करनी है, रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑर्डर वगैरह के लिए भी प्लेस ले लिया, ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो है पेमेंट जो है उसने रिसीव कर लेना है। किसके थ्रू कर लेना है, तो आपको जिस मोड से सामने वाला उनको देगा उस तरीके से कर लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही प्रेफर करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, आपके ऊपर है किस तरीके से कर सकते हो। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ऑपरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स ऑफ द ए बिजनेस। सो प्लीज़ नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, एंड आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. So students, now our continuation is with the security and safety of business. Security and safety of business why? कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स तो करते हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज वी ऑल अवेयर अबाउट दिस थिंग्स. और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें फ़्रॉड होता है. फ्रॉड सिर्फ कस्टमर्स के साथ नहीं होता है, आपके सेलर्स के साथ भी होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं झूठे क्लेम कर देते हैं, या प्रोडक्ट सही मिलने के बावजूद वो लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ख़राब है, ठीक है. या फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट से अब उनके पैसे गायब हो जाते हैं, OTP बताने से कुछ हो जाता है. हमेशा आए दिन हमारे मोबाइल में जो होते हैं, हमारे बैंक के थ्रू, हमारे गवर्नमेंट के थ्रू जो होती है, हमें ये कॉलर आईडी के थ्रू भी बताया जाता है कि हमें किसी भी के भी साथ अपनी CV नंबर, OTP हो गया, बैंक डिटेल्स हो गया, किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए. अपना ATM पासवर्ड नहीं बताना चाहिए, या आपके मोबाइल फ़ोन का भी आपका Gmail का पासवर्ड हो गया है ना, और आपने इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो पासवर्ड लगता है, Gmail का लगता है, और अदर बहुत सारी आप ऐसे सोशल मीडियाज़ वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें सब चीज़ों के लिए होता है कि आप अवेयर रहिए, फ्रॉड से बचिए. इस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, उस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, लोगों के अकाउंट्स में पैसे चले जाते हैं, या फिर आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं तो प्रोडक्ट मान लो आपने साइट कुछ और से किया, फ्रॉड साइट थी, आपने पेमेंट वगैरह सब कर दिया, पता चला वो कंपनी गायब है, प्रोडक्ट गायब है, सारे सामान गायब है. तो ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो, है ना, और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. इस वजह से अपन क्या करते हैं कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी भी देखते हैं हमारे ऑनलाइन बिजनेस में, ठीक है.
सो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ बिजनेस में सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क की। तो ट्रांजैक्शन रिस्क होता है, ट्रांजैक्शन रिस्क कैसा होता है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम लोग जब ट्रांजैक्शंस करते हैं तो डिपेंड्स अपॉन कि हम लोग किस तरीके से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अपन क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, और या फिर हम लोग कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं। दिस इज़ अपॉन ऑल दिस थिंग्स कि वो किसके ऊपर हो रहा है उस हिसाब से मैटर करता है। तो ट्रांजैक्शन रिस्क तो होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं डिटेल्स डाल देते हैं बट बोलता है कि नहीं ये तो शो नहीं कर रहा है, या फिर हम सामान बेच रहे हैं, यहाँ पर हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो सामने वाले ने बोला नहीं मैंने तो डिटेल डाल दिया, लेकिन आप जब देख रहे हो तो आपको कोई डिटेल्स नहीं दिख रही है, बैंक का कुछ खास डिटेल्स नहीं दिख रहा है, आपको पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो सिर्फ कस्टमर्स के साथ ही नहीं, सेलर्स के साथ भी जो होता है बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्रिएट होती है, ठीक है। आपको क्या होता है डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डरिंग और टेकिंग, मतलब कभी कभी क्या हो जाता है गड़बड़, आपका ऑर्डर लेने देने में भी दिक्कत हो जाती है। जैसे आपने ऑर्डर प्लेस तो कर दिया, ठीक है, लेकिन अब आपको ऑर्डर चाहिए था 10 तारीख को, 10 तारीख का दिन ख़त्म हो गया, शाम आ गई, भैया शाम हो गया अभी तक आया नहीं, कहाँ चले गया, कहाँ चला गया। तो उस समय भी आपको क्या होता है वहाँ पर प्रॉब्लम होता है कि भाई ऑर्डर क्यों नहीं पहुँचा। अब आपको मेडिसिन चाहिए थी, ठीक है, आपको मेडिसिन चाहिए थी, आपकी तबीयत खराब थी, अब मेडिसिन पहुँच रहा है आपके पास 10 दिन के बाद। तो 10 दिन के बाद अगर आपके पास मेडिसिन पहुँचता है तो आप उस मेडिसिन का क्या करेंगे, बिकॉज बीमारी तो आ जाए। या मेरे घर पे कोई शादी फंक्शन है, मैंने कोई ड्रेस ऑर्डर किया, ठीक है, मेरे घर पे 10 तारीख को शादी है, मैंने 30 तारीख लास्ट मंथ में ऑर्डर किया था, 10 तारीख हो गया, 10 दिन हो गए, अभी तक ऑर्डर नहीं आ रहा है, कहाँ रह गया। तो शादी ख़त्म हो गई, इसके बाद आने के बाद कोई मतलब नहीं है। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें उन चीज़ों के बारे में भी देखना पड़ता है कि हम जो ऑर्डर दे रहे हैं, टेक कर रहे हैं या गिव कर रहे हैं, दोनों में रहता है कि सेलर्स भी है तो वो भी देखते हैं भाई कि उनको डिलीवरी क्यों नहीं पहुँचा। हमने डिलीवरी तो दे दी है, सामने वाला कैसे बोल रहा है उसको डिलीवरी नहीं मिला, हमारा बंदा तो खुद गया छोड़ने के लिए, ऐसे कैसे हो रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी होती है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी, टेकिंग गिविंग की, ऑर्डर टेक डिलीवरी की बात की, डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। टेकिंग एंड गिविंग यानी कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, मैंने क्लिक किया है, मुझे दिखा रहा है कि ऑर्डर हो गया, लेकिन सामने वाले को दिखाई नहीं रहा ऑर्डर हो गया। या हो सकता है मेरी इंटरनेट की कोई इश्यूज़ होंगी, या सामने वाले की कुछ ऐसा साइट में प्रॉब्लम आ गया कि उनको नहीं दिखा रहा है, ठीक है, या हमें करना नहीं आ रहा है, हमने गलती से हम बस देख रहे थे और अचानक से क्या हुआ कि देखते देखते हमसे गलती से दब गया और सामने वाले को ऑर्डर चला गया। तो ऐसा भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो रिस्क भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। पेमेंट के वक्त की दिक्कत मैंने पहले भी बताई, फिर से बता रही हूँ कि पेमेंट के वक्त भी बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत होती है कि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आपका कैश ऑन डिलीवरी है। बहुत सारे लोग अभी फ़ोन पे से, गूगल पे से, आपने गूगल पे से ट्रांजैक्शन करना चालू किया, पता चला कि आपकी ट्रांजैक्शंस बीच में ही रुक गई है। क्यों रुक गई है? क्योंकि इंटरनेट का कुछ इश्यूज़ आया और आपकी पेमेंट फंस गई और सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ और आपके यहाँ से अकाउंट से डेबिट भी हो गया। तो ऐसी चीज़ें भी सिचुएशंस होती रहती है। तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम जो है अचानक से हमको होता है, या सामने वाला बोल रहा है कि हमको पैसा रिसीव नहीं हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया, मेरा पैसा कट गया, आपको चला गया है, और वो बीच में इंटरनेट के थ्रू ही कहीं पर स्टक हो गया है मार्केट में। तो ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं। अब देखते हैं कि इन प्रॉब्लम से हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है मैंने कि द सेलर मस्ट कन्फर्म दैट कस्टमर हैज़ एंटर्ड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कुकीज़। कुकीज़ मतलब कि वो साइट, वो इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें होती हैं जिसमें क्या होता है ना कि हम सारी चीज़ें जैसी अपन डालते हैं तो पता चलता है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। ऑथेंटिक यानी कि जो सामने वाले ने डाला है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल रहा है या नहीं। कुकीज़ इज़ जस्ट लाइक द कॉलर ID इन द टेलीफोन। इन टेलीफोन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन लाइक कस्टमर नेम, एड्रेस, प्रीवियस रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। अब मैं सपोज़ डोमिनोज़ में अगर कोई ऐप है उसमें कोई ऑर्डर करती हूँ, मैंने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो जब अपन चेक करना वापस जाते हैं ना तो वहाँ पर हमको प्रीवियस ऑर्डर की पूरी डिटेल्स वगैरह दिखाने लगती है, ठीक है। तो उसमें हमारा एड्रेस वगैरह सेव रहता है। जैसे ही हम प्रीवियस ऑर्डर को क्लिक करते हैं, रिपीट करना है, हमने क्लिक किया, ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ओके ओके हो जाता है और उसके बाद अपन सेंड कर देते हैं, ठीक है। अपन क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, ठीक। ऐसा भी होता है। या फिर जब अपन कोई नई साइट से कर रहे हैं तो क्या है कि ये बहुत ज़रूरी होता है सेलर के लिए भी कि वो कंफर्म कर ले कि सामने वाला जो अपना इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो करेक्ट दे रहा है या नहीं। ऐसे नहीं कि हम अपने मामा के घर में इस वक्त बैठे हुए हैं, आज हम मामा के घर घूमने आते हैं, मामा के घर का एड्रेस दे दिया, आप रहते तो कहीं और हो, आप रहते पानीपत में हो, पाली घर का एड्रेस दे दिया,
तो वैसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक्चुअल जो एड्रेस है, आपको जहाँ पे सामान चाहिए वहीं का एड्रेस डालिए, अपनी डिटेल्स डालिए, अपना फ़ोन नंबर जो आपका ओपन है जिसमें करेक्ट तरीके से सब कुछ होता हो, जिसमें OTP वगैरह आती हो आपकी फ़ोन की, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तब जाके जो होता है सेलर भी कंफर्म होता है कि हाँ सारी चीज़ें ठीक है करके। तो इस तरीके से आप जो है उन प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हो। और ओवरकम करने के लिए क्या क्या तरीका आप अपनाते हैं, तो पहला है आपका क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपका जो क्रेडिट कार्ड जो आप डाल रहे हो वो ऑथेंटिक है कि नहीं, यानी कि आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सभी होता है। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया होगा तो जैसे ही हम क्या करते हैं, बोलता है एंटर द कार्ड नंबर, तो हमारे पास जो कार्ड होता है उस कार्ड के ऊपर जो नंबर मेंशन होता है हम उन कार्ड्स को क्या करते हैं वहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर डालते हैं, उसके बाद वो बोलता है CV2 नंबर डालिए, यानी कार्ड के पीछे आपकी जो होती है ना, आपके क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट होता है। तो वो 3 डिजिट को जैसे हम उसमें CVV नंबर में डालते हैं ना, वो नंबर डालने के बाद क्या होता है, वो दिखा देता है सामने वाले को कि हाँ भाई ये कार्ड जो है ऑथेंटिक है। वो आपका मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, क्या कार्ड है, ऑटोमेटिक वहाँ पर जो होता है उसकी सिंबल जो होती है ना डिस्प्ले करनी चालू कर देती है। तो इससे सामने वाला सेलर भी समझ जाता है कि नहीं भाई इसने जो कार्ड नंबर डाला है वो ऑथेंटिक है, सही तरीके से डाला है। दूसरा क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन, तो जो क्रेडिट कार्ड जिस पर्सन के नाम से है वो उसी का है कि नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं, किसी और के नाम से लेकर के डाल रहे हैं, किसी और का कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो कार्ड है आप ही का है कि नहीं। अगर आपका कार्ड होगा तो क्या होगा कि जो उसका नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपने बैंक में ज़रूर रजिस्टर कराया होगा। तो आजकल क्या होता है, हर चीज़ की आपकी OTP आती है और उसी वो नंबर पे OTP आती है जो नंबर आपने रजिस्टर किया था। ये चेक करने के लिए जो ऑथराइजेशन है, जिस पर्सन के नाम को ऑथराइज यहाँ पर दिखा रहा है वो उसी का है कि नहीं। जैसे OTP आता है, हम OTP एंटर करते हैं, सामने वाला समझ जाता है कि नहीं ये जो है ऑथराइजेशन एकदम सही है करके। उसके बाद सेटलमेंट की बात क्या आती है कि क्या होता है, ये सब डालने के बाद फिर जब डिलीवरी देने आता है हमें कोई सामान, तो वो तब तक ओके नहीं करता जब तक आपके हैंड ओवर ना कर दे, ठीक है। सामने वाले ने आपके हाथ में जैसी सामान दिया वो वहाँ पर क्या करता है, एक आपसे डिजिटल सिग्नेचर ले लेता है, ठीक है। सिग्नेचर लेने के बाद में फिर क्या करता है कि वहाँ पर तुरंत अपने ID पे अपडेट करता है कि मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन को जो है डिलीवरी दे दी है। और दूसरी तरफ आपके मोबाइल पे आपको भी मैसेज आ जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर कंपनी ने ये ऑर्डर दे दिया था करके, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को लेने के बाद अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप कुकीज़ वगैरह पे जाके, साइट्स पे जाकर क्या करते हैं कि आप उनको रिटर्न पॉलिसी वगैरह देख करके वहाँ से अपन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अपन अभी ऐसा भी हम लोगों ने देखा होगा कि अभी हम जब साइट्स को चेक करते हैं, दूसरी साइट्स को चेक करते हैं, तो क्या होता है कि सपोज़ मैंने कल रात को हेडफोन्स के बारे में चेक किया, ठीक है। मैं फ्लिपकार्ट पे गई, फ्लिपकार्ट पे जाने के बाद मैं अमेज़न फ्लिपकार्ट में हेडफोन्स के बारे में सर्च कर रही थी, टाइप्स ऑफ हेडफोन्स के अलग अलग टाइप के हेडफोन्स हैं, मुझे इस रेंज से इस रेंज तक का चाहिए, मैंने सर्च करना चालू कर दिया। अब जब आप दूसरी साइट्स वगैरह यूज़ करना चालू करेंगे तो देखना आपको उसी टाइप की चीज़ें जो दिखाने लग जाएंगी। या फिर मैं दोबारा फिर से फ्लिपकार्ट खोली, तो जब मैं फ्लिपकार्ट खोलती हूँ ना तो मेरे को सजेशंस में ना हेडफोन्स के ही सजेशंस दिखाने चालू कर देता है। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रीवियसली आपने उसी चीज़ के बारे में सर्च किया था, इसलिए आपको उसी चीज़ के बारे में दिखाना चालू कर देता है। और साथ में अगर आप लोग सोशल मीडिया अगर यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक वगैरह हो गया या अदर चीज़ें हो गई, साइट्स अगर यूज़ करते हैं ना, तो आप जो प्रीवियसली सर्च किए रहोगे ना उसी चीज़ के बारे में आपको वहाँ पर ऐड दिखाना चालू करता होगा, ये आपने नोटिस किया होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कंपनी जो होती है डेटा को सेल करती है, ठीक है। जैसे फेसबुक वगैरह हो गया है ना, या फिर जैसे अमेज़न फ्लिपकार्ट वाले लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हमने जाके सर्च किया था किसी चीज़ों को, अब वो लोग क्या करते हैं, डेटा सेल करते हैं, तो वहाँ पर उनके डिस्प्ले होने चालू हो जाती है। वहाँ पे भी अब हमको देखते हैं कि अरे यार कल मैंने ये देखा था, इसके रिलेटेड और इसमें दिखा रहा है, और हम उसको और स्क्रॉल करके उसे देखना चालू कर देते हैं। तो इस तरीके से होता है कि हमें और उनका भी एडवर्टीजमेंट हो जाता है, और आपने जो सजेशंस आपको और दिखाने लगते हैं उस बेसिस पे आप क्या करते हो, उसको ऑर्डर कर देते हो। करना होता है, नहीं करना होता है तो उसे छोड़ देते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन में होती है। अब डेटा स्टोरेज रिस्क की बात करते हैं। दो डेटा स्टोरेज रिस्क में पहला आपका वायरस है,
हमें पता है कि हमारे फ़ोन्स में, हमारे इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो हमारे फ़ोन को हैक करने के लिए, हमारे आईडी को हैक करने के लिए बैठे होते हैं कि किसी भी तरीके से उसको हैक करके हमारे अकाउंट से सारे पैसे वगैरह वो लोग ले हमारे डेटा लेकर के बहुत सारा हमें हार्म कर सके, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जिसमें पहला नाम आता है आपका वायरस का, दूसरा नाम आता है कि हैकिंग की। कि हम वायरस क्या होता है, एक प्रकार से इस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो वो लोग ना उसको वो करते हैं, रन कराते हैं, और जिसके थ्रू क्या होता है आपके फ़ोन्स में, आपके सिस्टम्स पे, आपके इंटरनेट में जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें आ जाता है। और वो इस तरीके से यूज़ करते हैं ना कि वो आपके डेटा को क्या कर देता है ना, शट डाउन कर देता है, आपकी डेटा को जो स्टोरेज है उसकी डिटेल्स निकाल लेता है। तो इस तरीके की होती है। और हैकिंग में वही होता है बेसिकली। वायरस तो आपके प्रॉब्लम डेटा को स्टोर जो रहता है उसको आपको गड़बड़ करके रख देगा। इट मीन्स कि वो वहाँ पर शट डाउन कर देगा, और मोस्ट आपको शट डाउन कर देगा, आपको स्लो हो जाएगी आपकी इंटरनेट, ठीक से आप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाओगे, मतलब ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें काम नहीं कर रही है, ये साइट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है वायरस के कारण चालू हो जाती है। लेकिन हैकिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैकर्स बैठे हुए जिनके पास कोई काम नहीं, बहुत दिमाग होता है, IT नॉलेजेस जिनके पास होती हैं खासकर सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड, वो लोग क्या करते हैं अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करके, अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके लोगों की जो अकाउंट डिटेल्स हैं, उनकी जो प्राइवेसी डेटाज है, वो सब क्या करते हैं हैक करके, और उसके बाद उसका यूज़ करके पैसे कमाने के नए नए ट्रिक्स को यूज़ करते रहते हैं। सो ये चीज़ आपकी क्या है, डेटा स्टोरेज रिस्क होती है। वो डेटा स्टोरेज जो आपने डेटा स्टोर करके रखा है, जैसे हमने प्रीवियसली अपने अकाउंट से कुछ डेटा वो निकाला था, विड्रॉ किया था पैसा, या हमने पिछला कोई ऑर्डर दिया था, तो मैंने पिछला कोई ऑर्डर दिया था तो मेरी डिटेल्स वहाँ पर सेव हो जाती है। तो अगर मान लो कोई और हैकर उसको डिटेल्स को निकाल लिया, उसका उसी से रिलेटेड मुझे पूरी चीज़ों के लिए कॉल कर रहा है, तो मुझे तो लगेगा ना नहीं ये तो सब कुछ जान रहा है, मतलब वो सब कुछ जानता है, मतलब वो सही पर्सन होगा। बट एक्चुअली उसने आपकी डेटा को हैक करके रखा है, इसलिए वो पर्सन चीज़ों को जान रहा होता है। अब इन प्रॉब्लम से आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर इन सब चीज़ों को, क्योंकि अभी साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अभी सारे काम क्योंकि इंटरनेट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो साइबर मतलब क्राइम जो है उतना ही बढ़ गया कि लोग अलग अलग तरीके का यूज़ करके लोगों के बैंक डिटेल्स हो गए खासकर, है ना, ये सब चीज़ों को पता करते हैं, और वहाँ से फ्रॉड के थ्रू जो होता है उनका पैसे उनके बैंक से रातों रात गायब हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता। मिनट में उनके पैसे डेबिट दिखाते हैं, और जब वो पता करते तो नहीं, कंपनी को पता चलता है, बैंक वालों को कि नहीं इन्होंने नहीं निकाला है, वो तो हैकर्स ने जो है उसको हैक करके किसी भी तरीके से पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या है ना, स्पेशल क्राइम सेल बनाई गई है कि जो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन सब चीज़ों को जो है उससे हमें बचा के रख सके, सेव कर सके, और जो फ्रॉड है इस तरीके के जो लोग हैं उनको पकड़ सकें। नेक्स्ट है आपका इंक्रिप्शन, और तीसरा है आपका डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, एनक्रिप्टेड करके रखते हैं। अभी हम जब व्हाट्सएप भी यूज़ करते हो, देखना वहाँ पे दिखाता है कि एंड टू एंड सब एनक्रिप्टेड करके दिखाता है। व्हाट इट मीन्स कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ आपके बीच में है, उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी जो है उसको रीड नहीं कर सकता। मतलब कोई और अगर हैकर्स अगर चाहेगा कि इसको हैक करके मैं उनकी डिटेल्स ले लूँ, इन्फॉर्मेशन ले लूँ, उसकी जो क्या बातें हो रही वो सब ले लूँ, तो वो सब चीज़ें वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी एनक्रिप्टेड होती है। ठीक है, थर्ड है आपका डिजिटल सिग्नेचर। अब चीज़ों में क्या हो गया, डिजिटल सिग्नेचर का भी चीज़ें आ गई हैं। तो अब मतलब ऐसा है कि जब तक आपकी सिग्नेचर नहीं होगी आप नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि आप सिग्नेचर कैसे करेंगे, लेकिन अब डिजिटल सिग्नेचर होने के कारण क्या है कि जब तक आपका डिजिटली सिग्नेचर नहीं होगा आपकी चीज़ें उससे क्या रहेंगी, सेफ रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द बिजनेस में पढ़ा था। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, and if you are having doubts then please contact me. Please note it down and send me the notes till 5 PM. ठीक है, मुझे आप लोगों के नोट्स नहीं मिल रहे हैं, सो प्लीज़ नोट्स आप लोग सेंड कीजिए, और सेंड करके उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल।